नमस्कार दोस्तों, देश में कुछ भी आज ठीक नहीं है। गरीब और अमीर होता जा रहा है। सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं है, ट्रेन और बसों में जगह नहीं है, शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह से गिरी पड़ी है। सरकार कंपटीशन के पेपर करवा नहीं पाती, अगर करवाती है तो पेपर लीक हो जाते हैं। युवाओं को देश में नौकरी नहीं है और देश की बेटी देश में ही सुरक्षित नहीं है। देश की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाला देश का युवा या तो बेरोजगार है, या पार्टी करने, या नशा करने, या फिर रील देखने में डूबा हुआ है। भले ही भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हो, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि भारत पर कर्ज भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है। भारत दुनिया के कर्जदार देशों की लिस्ट में 8वें नंबर पर शामिल है। सितंबर 2023 तक देश पर कुल कर्ज बढ़कर 205 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहने के दौरान महज 56 लाख करोड़ रुपए ही था। ये कर्ज कितना बड़ा है, इन आंकड़ों से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये देश के कुल रक्षा बजट का 2.5 गुना, हेल्थ बजट का 10 गुना और एजुकेशन बजट का 7 गुना है, और देश की जीडीपी का करीब 83% के बराबर है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि देश के कुल बजट का 20% पैसा तो सालाना इसके ब्याज पर ही चला जाता है। आंकड़े बताते हैं कि देश के कुल कर्ज के हिसाब से 31 मार्च 2014 तक हर भारतीय पर करीब 43,124 रुपये का कर्ज था, जो 31 मार्च 2024 तक बढ़कर 1,40,000 रुपये हो गया है। भारत पर कुल मिलाकर इस वक्त 200 लाख करोड़ से भी ज्यादा कर्ज बढ़कर 3 गुना हो गया है। रुपए पर पहुंच गया है, लाख करोड़ रुपए हो गया है, डूब रहा है। मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा जैसे ईमानदारी के नारों पर सवार होकर प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी ने भी तीसरी बार सत्ता हासिल करने के लिए अपनी और अपनी पार्टी की सारी हदें पार कर दी। आज की राजनीति में नेताओं को देश की जनता से कम और अपनी सत्ता से ज़्यादा मोह है। उन्हें किसी भी कीमत पर अपनी सरकार बनानी है, चाहे इसके लिए उन्हें देश के सबसे भ्रष्ट नेताओं को ही अपने साथ क्यों ना लेना पड़े। जिन नेताओं पर घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोप लगा बीजेपी और मोदी सत्ता में आए, आज उन सभी नेताओं को मोदी जी ने गले लगा अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। ऐसे नेताओं की एक बहुत बड़ी लिस्ट है। अजीत पवार एमएससी बैंक घोटाला, प्रफुल्ल पटेल एविएशन घोटाला, अशोक चौहान आदर्श हाउसिंग घोटाला, कुमारस्वामी माइनिंग घोटाला, छगन भुजबल सदन घोटाला। देश की सरकार अब बैसाखी के सहारे खड़ी है। जिस दिन बैसाखी हटी उसी दिन सरकार चारों खाने चित हो जाएगी। लेकिन मोदी तो फकीर आदमी हैं, झोला उठाएंगे और चले जाएंगे। भुगतना तो देश की आम जनता को ही पड़ेगा। भाइयों बहनों, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आने वाले मेरे सभी एपिसोड का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। 2014 में सरकार बनाने से पहले मोदी जी ने देश की जनता से एक वादा किया था कि वो देश के विदेशी कर्ज को कम करेंगे, लेकिन 10 साल के आंकड़े बताते हैं कि सरकार ने किस तरह से लोन लिया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को कर्जे के बोझ तले दबा दिया है। देश की आज़ादी के 67 सालों में 14 प्रधानमंत्री आए और गए, और इनके कार्यकाल के दौरान में साल 2014 तक मात्र देश पर 55 लाख करोड़ का ही कर्ज था।
2004 में जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी तो भारत सरकार पर कुल कर्ज 17 लाख करोड़ रुपए का था। 2014 तक 3 गुना से ज़्यादा बढ़कर ये 55 लाख करोड़ रुपए हो गया, जबकि 2014 से लेकर 2024 तक अकेली मोदी सरकार ने 150 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज लेकर देश को संकट में डाल दिया। 205 लाख करोड़ में से भारत सरकार पर 161 लाख करोड़ रुपए, जबकि राज्य सरकारों पर 44 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा कर्ज है। ये कर्ज अब देश की विदेशी मुद्रा के भंडार से भी ज़्यादा हो चुका है। ऐसे में IMF ने भी भारत के कर्ज को देखकर चेतावनी और चिंता जताई है कि कहीं देश इस कर्ज के चक्कर में डूब ना जाए। वैसे तो जापान, अमेरिका, UK, इटली, फ्रांस, ब्राज़ील, जर्मनी, कनाडा, इन सभी देशों पर कर्ज उनकी GDP से 100% से ज़्यादा है। तो फिर IMF ने चेतावनी उनको ना देकर भारत को क्यों दी है? दरअसल सरकार 2 तरह से लोन लेती है। एक है इंटरनल लोन, यानी देश के भीतर से मिलने वाला लोन, जो रिजर्व बैंक, कॉरपोरेट बैंक और म्यूचुअल फंड से लिया जाता है। और दूसरा है एक्सटर्नल लोन, जो देश के बाहर से मिलता है, जिसे आप मित्र देश या IMF या विश्व बैंक जैसी संस्थाओं से ले सकते हैं। दरअसल अमेरिका, जापान और चीन जैसे देश अपने ही रिजर्व बैंकों से लोन लेते हैं, क्योंकि इन देशों के पास अपना ही कमाया हुआ खुद का पैसा है। उनके पास रिजर्व मनी भारत से कई गुना ज़्यादा है, जबकि भारत के हाथ खाली हैं। इसलिए विश्व बैंक IMF और मित्र देशों से कर्ज लेता है। इस स्थिति में भारत के लिए कर्ज चुकाना ज़्यादा मुश्किल होगा, जिसका ब्याज भी डॉलर में चुकाना होता है और डॉलर हमेशा ही रुपए के मुकाबले बढ़ता रहता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सरकार इतना बेतहाशा कर्ज लेकर इसे खर्च कहाँ करती है, तो सरकार ये पैसा कर्ज के ब्याज चुकाने में, केंद्रीय योजनाओं में, बजट में सब्सिडी देने और सबसे बड़ा पैसा वोट की राजनीति करने के लिए खर्च करती है। 2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने 80 करोड़ लोगों को नौकरी ना देकर घर बैठे ही उनके खाने का इंतजाम कर दिया। यानी इस कर्ज में से मोदी सरकार 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त में अनाज देती है। करीब 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर, करीब 9 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रुपये और PM आवास योजना के तहत 2 करोड़ लोगों को घर बनाने में आर्थिक सहायता करती है। लोगों को मुफ्त में चीज़ें देने के लिए सरकार पैसा कर्ज पर लेती है। सब्सिडी और इसी तरह के दूसरे सरकारी खर्चों की वजह से सरकार का वित्तीय घाटा बढ़ता है। इस मामले में कांग्रेस भी BJP से पीछे नहीं है। कई कांग्रेस शासित राज्यों में सरकारों ने इसी तरह की योजनाओं को लॉन्च किया है। मोदी सरकार ने भारत के लोगों के लिए लोन तो लिया, मगर भारत के लोगों को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा और ना ही सरकार ने ऐसी नीति बनाई जिससे कि रोजगार पैदा हो, बल्कि वोट की राजनीति के चलते इन्होंने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाने की आदत और डाल दी। ये सोचकर भी शर्म आती है, दुनिया जिस देश को कभी सोने की चिड़िया कहा करती थी, आज उस देश की 70% आबादी के पास खाना तक नहीं है। देश का डंका पूरी दुनिया में बजाने वाली BJP सरकार और मोदी जी शायद ये भूल जाते हैं कि मीडिया में डंका बजाने से जंग नहीं जीती जाती। अगर आप सही में देश में राम राज्य लाना चाहते हैं तो देश की शिक्षा को बेहतर करें, कंपटीशन पेपर टाइम पर और बिना लीक किए करवाएं और फ्री में अनाज बांटने की बजाय उन्हें रोजगार दें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।